हमने वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मुल्क लिया है। आज तो दुनिया की सुने ना, आज तो दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े मॉनिटर करने वाले हैं इकोनॉमी को इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही सिमत पे चल पड़ी है। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपको वे फॉरवर्ड बताने लगा हूं कि उसके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमर बांध ली है कि हमने फतह तो हासिल कर ली अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ, हम फॉरेन पॉलिसी में भी कामयाब हो गए, लेकिन अब हमने ये वजीर आजम साहब की डेली की गुफ्तगू है, ये एक दिन की बात नहीं है। वो कहते हैं अब हमारा फोकस होना है इकोनॉमी के ऊपर, अब हमने कास्ट कम करनी है, टैक्स रेट कम करनी है ताकि मेरा कारखाना चल सके। मेरा कारखाना चलेगा, चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी और आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। और इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आम पब्लिक की बात, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बाहर आ गया हूँ, मैं दुकानदारों से भी बाहर आ गया हूँ, मैं अब आम घरेलू सार्फिन की बात कर रहा हूँ। उनके लिए गैस भी महंगी है, उनके लिए बिजली भी महंगी है, लेकिन इन सारों के पीछे आपको पता है कि मुल्क को क्या करके किस तरीके से छोड़ के गए थे। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो डिफ़ॉल्ट होने वाली बातें हैं ना, ये सोचें कि खुदा ना खास्ता ये डिफ़ॉल्ट होता तो दुनिया के अंदर आप दुनिया से आप यहाँ पे 1 रुपया आपका ना 10,000 रुपया जो है ना 10,000 वो $1 के बराबर होता। या पेट्रोल ना होता आपके पास दुश्मन से लड़ने के लिए, डीजल ना होता। किया अब चौथा साल है, लेकिन अब लोगों को कुछ रिलीफ तो चाहिए ना। कितने साल लोग ही कुर्बानी देते रहे। आपकी लीड दुबई में और कतर में प्रॉपर्टी खरीदे जा रही है, उनको तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो टैक्स देते हैं ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका, उनको मजीद निचोड़ रहे हैं आप लोग। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं सेकंड करते हुए और इसको थोड़ा सा वसी कर देता हूँ आपके सवाल को, कि हमें बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बड़ा जोर होता है, जो टैक्स देर होती हैं उनके ऊपर बड़ा जोर होता है, सैलरी जो पेड लोग हैं उनके ऊपर बड़ा जोर होता है, लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहा उसका पीछा करने के लिए तकदो करनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, वो करनी पड़ेगी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और नए टैक्स पेयर लाने पड़ेंगे, पता कर लें किस किस के पास क्या है। कोई मामूली सी आजकल तो डिजिटाइज दुनिया है और उसके अंदर रह के तो ये चीज़ों को तो पता करना को जी ये तब भी पता था जब मैं जर्नलिज्म में आया था, जब दुनिया डिजिटाइज नहीं थी और टाइपराइटर पे भाईजान आप देखें ना, मैं अगर पीछे रोता रहूं कि रेलवे में ये हुआ था, सुने ना, नहीं अब साथ साथ इस तरह अगर मैं अभी से परेशान हो जाऊं, क्यों नहीं करते? तो करना शुरू कर दिया है। अभी यकीन माने कि जितने सैलरी पेड लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। जो टैक्स नहीं देता उसको टैक्स डेट में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कंफर्टेबल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें, बहुत जल्द, जैसे दुनिया को मालूम नहीं था कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, इसी तरह दुनिया को तो मालूम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगी और कर रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह ये भी प्रैक्टिकली इसी 1 साल के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा कि हाँ, पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है वो ठीक लोगों के हाथों में है और ये पाकिस्तान के लिए सिंसियर है और ये पाकिस्तान की डूबती हुई नाव को जो पहले उन्होंने किनारे पे लगाया है अब मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप अगस्त में अफगानिस्तान गए थे और उज़्बेकिस्तान के साथ एक रेल लिंक इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी। अब अफगानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात ही ठीक नहीं हैं, तो उज़्बेकिस्तान के साथ जो मंसूबा था वो रेल लिंक का, वो ख़त्म हो गया, पेंडिंग पे चला गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं गया था जुलाई में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साथ थे, आपको याद होगा। और लेकिन देखें, कुछ हकायक हैं अफगानिस्तान के हवाले से, वो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन लोगों को ज़रूर बता दें कि वहाँ पे किसी एक ग्रोह की हुकूमत नहीं है। फैसला एक ग्रोह नहीं कर सकता। वहाँ 25 के करीब कम अज़ कम पावरफुल वारलॉर्ड्स हैं, 25 के करीब, जिनके फैसले जो है अपनी अपनी जगह है। देखें ना, कौन सा मुल्क होगा जो अपने लोगों को भूखा मारने की कोशिश शुरू कर दी उसने कि पाकिस्तान के साथ तजारत बंद का दूसरा रास्ता। भी दूसरा रास्ता कहाँ से आएगा? पाकिस्तान से ही तो आपका चावल जाना था, पाकिस्तान से आपका आटा जाना था, पाकिस्तान से आपका घी जाना था, पाकिस्तान से आपकी मेडिसिन जानी थी। तो आपको तो परवाह ही कोई नहीं है, क्योंकि वो वार लॉर्ड्स हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वेलफेयर करनी है अपने लोगों की। ये कोई वेलफेयर स्टेट तो नहीं है। जिस तरह आप पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, अब सार साहब ये बड़ा पता नहीं आपको समझ आ जाएगा मेरे से ज़्यादा, कि जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, इस तरह अफगानिस्तान की जो इकॉनमी है वो टेररिज्म के ऊपर बेस करती है।
वो टेररिज्म की सूरत में पैसा उनको मिलता है। इंडिया से 16 लोग जो सिटिंग लोग हैं उनके, जिस तरह हमारी कैबिनेट है, उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो कैश वसूल कर रहे हैं। अब वो किस तरह कहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो नॉर्मलाइज हो जाए उनके जो ताल्लुकात ये इल्जाम है कि अफगान काबीना के 16 अरकान इंडिया से पैसे ले रहे हैं, या आपके पास कोई सबूत भी हैं? नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इल्जाम क्यों लगाएंगे? इंफॉर्मेशन है। 16 लोगों के 22 टोटल ये लोग हैं, 16 जो हैं वो बकायदा मतलब कि बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि इस दफा मेरा पैसा कैश आना है मेरे पास। ठीक, तो इसीलिए अभी देखिए जो इस्लामाबाद वाला ब्लास्ट हुआ है, ये सुन ले, ये जो इस्लामाबाद वाला ब्लास्ट हुआ है, ये जो वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ है, टोटल अफगान थे, अफगान नेशनल थे। और मैं एक बात कहता होता हूं, 44 साल में इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 35 साल मुझे हो गए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे नहीं मालूम था कि अफगान कौन है और पाकिस्तानी कौन है। और बड़ी तादाद थी उन लोगों की जो आज भी मौजूद है। लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तानी परचम को पांव तले रोंदा गया, जब हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान को तरजीह दी गई, ख्वाह वो क्रिकेट मैच हो, ख्वाह वो कोई ऐसी हमला हो, अटैक हो रहा हो, तो उसमें हिंदुस्तान की जब हमायत की गई तो हमें तो पता चला फिर कि यार हमारे तो बाजू में हमारा दुश्मन है, हमारे बाजू में हमारे मुनाफिकीन हैं, जो हम जिनको हमने 44 साल गले से लगाकर अपने यहाँ पे उन्होंने कारोबार किया। हाँ, एक बात आखिरी बात देखिए, हमने ना पूरा फोकस हुकूमत ने रखा हुआ है। मैंने अपनी बात भी की है, मैं आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कच्ची आबादियों के अंदर अफगान मौजूद है, लेकिन जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर और इस रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े महल्लात बना लिए हैं, वो भी तो 1979 में आए थे ना, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हम? ठीक है, अगर उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो क्या वो आखिरी सवाल का जवाब दे दें मुख्तसरन कि 28वीं तरमीम कब तक आ रही है? देखिए, जब ये आइन बना था ना अफसार साहब, तो उस वक्त कदगन नहीं लगी थी कि इसमें अमेंडमेंट नहीं आ सकती। उस वक्त से लेकर अब तक 27वीं आ गई है। तो मैंने तो 10 दिन पहले भी कहा था, 15वें दिन पहले भी कहा था 27वीं आई है। 26वें के बाद आपको याद है कि हम कहते थे 27वीं नहीं आएगी, तो 27वीं के बाद 28वीं भी आ जाएगी। इस साल के एंड में ना आई तो अगले साल के मार्च से पहले आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब हमसे बात करने का। अब तो ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हनीफ अब्बासी साहब ने जो क्रिकेट का जिक्र किया है, तो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग आजकल क्रिकेट मैचेस को भुगत रहे हैं। हुकूमत को ये फैसला करना है कि जो फेडरल कैपिटल है, इसमें बैरून ममालिक से जो मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अभी भी हो रही हैं, कुछ दिन पहले भी हो रही थी, वो करवा लें या क्रिकेट मैच करवा लें, दोनों इकट्ठे करवाते हैं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां अजाब हो चुकी हैं, मज़ीद अजाब ना करें।